अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बुशरा ताहिर। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं न्यू टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास परफॉर्म किया था जिसका नाम था गोल्ड फ्यूल। ठीक है, इस गोल्ड फ्यूल का नाम क्यों दिया गया? इसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फ्यूल यूज़ किए थे जिनकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इसकी इतनी थिकनेस कम क्यों थी, ये हम सारे एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड ने मॉडल क्यों परफॉर्म किया था, इसकी वजह क्या थी। हमारे पास एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास एक एटम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेवोल्यूशन करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब है शेल्स पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। रदरफोर्ड हमारे पास ये देखना चाहता था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसने परफॉर्म किया, इसने गोल्ड फ्यूल ले जिसके अंदर थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी कम थिकनेस इसलिए थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी होनी थी वो इसमें से पेंट्रेट कर जाए। इसने गोल्ड फ्यूल लिए। गोल्ड फ्यूल के अंदर इसने अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की। अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या चीज़ है हमारे पास? नेचर में कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है वो सारे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेरी स्टेबल एलिमेंट होते हैं। हर वक्त अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते रहते हैं और इस एमिशन के रिजल्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद रीजनरेट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। और रिजल्ट्स में हमारे पास न्यू एलिमेंट्स बन जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास थे, पोलोनियम यहाँ पर लिया गया, दूसरा हमारे पास इसमें रेडियम लिया गया। इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास लिए थे। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे? ये एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई थे। जब इसने गोल्ड फ्यूल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की, इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट की। पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये थी कि जो मेजॉरिटी थी पार्टिकल्स की, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास हो जाती थी। इसने ऐसे कैसे ऑब्जर्व किया? इसने एक स्क्रीन लगाई थी जिसके ऊपर इसने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। बहुत कम पार्टिकल्स वो जो थे स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल हमारे पास रिबॉन्स हो जाती है। बहुत कम पार्टिकल्स जो स्मॉल एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल रिबॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पास किया था, अपना एटॉमिक मॉडल ये प्रपोज किया था अपना पूरा, उसने जे थॉमसन की जो प्लम पुडिंग थ्योरी थी वो रिजेक्ट कर दी थी। जैसे ही रदरफोर्ड मॉडल आया था, गोल्ड फ्यूल हमारा जब एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड पूरा एटॉमिक मॉडल हमारे पास सारा हुआ, उस वक्त जो जे थॉमसन की हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। ये था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम इसके हैं कुछ रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनरिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। मींस के जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पास हो जाते हैं। गोल्ड फ्यूल में इसका मतलब ये है कि एटम का जो मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो एम्प्टी है, स्ट्रेट लाइन पास होगी, किसी भी चीज़ से कोलाइड नहीं है। अगर टकरा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो स्टॉप कर सके, इसका मतलब ये एम्प्टी है। अगर हम एटम को देखें, न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस साइज में हमारे पास बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अदर एटम्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रेवोल्यूशन करते रहते हैं, जब भी अल्फा पार्टिकल्स पास होते हैं, इसने देखा रदरफोर्ड ने कि अगर ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं तो इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम हमारे पास तकरीबन एम्प्टी है। दूसरा है हमारे पास द रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल मूव, देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। मीन्स के कुछ पार्टिकल जो बिल्कुल कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सेंटर में कोई चीज़ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल इसके साथ कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। थर्ड है हमारे पास द कंप्लीट रेबनेस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। मीन्स कि अगर हमारे पास फ्यू पार्टिकल यहाँ जिस तरह कोलाइड करके कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है न्यूक्लियस एक हार्ड और डेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कोलाइड करके रिपेल करके कंप्लीटली वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब है फोर्थ, since a few particles were reflected, it show that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of the atoms। इसका मतलब ये है कि इसका हम बात पहले कर चुके हैं, जो कि फ्यू पार्टिकल जो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है बहुत स्मॉल है, इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। अब आता है फिफ्थ, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस।
6 है हमारे पास, एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब है एटम जो है एज अ होल न्यूक्लियस होता है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इक्वल होते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसका मतलब है कि कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जब 6 प्रोटॉन्स हैं इसका मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 6 नेगेटिव चार्ज हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में इफेक्ट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं और रिजल्ट में हमारे पास होल एटम न्यूट्रल होता है। अब लास्ट है हमारे पास एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एट लाई विद इन द न्यूक्लियस एज आउट द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के अंदर है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। देखें, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नाउन एज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये थे हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब हम डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। पहला डिफेक्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। इसका मतलब है क्लासिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, जब तक ये न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली अपनी एनर्जी को इमिट करता रहता है। एनर्जी इमिट करने के रिजल्ट में ये अल्टीमेटली हमारे पास फॉरवर्ड द न्यूक्लियस हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास, इफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली दे शुड फ्रॉम अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइट स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। इससे पहले दूसरा जो डिफेक्ट है उसको डिस्कस करने से पहले हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रम हमारे पास वाइट लाइट है, प्रिज्म में से पास करें तो वाइट लाइट हमारे पास डिवाइड हो जाती है 7th वेवलेंथ में, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती है, लाइम स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता रहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है, लेकिन ये लाइम स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास। ये था हमारे पास सेकेंड कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहे इलेक्ट्रॉन, तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास लाइम स्पेक्ट्रम बन रहा है। ये थे हमारे पास 2 डिफेक्ट्स। ओके गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। आज हमने रदरफोर्ड एटॉमिक डिस्कस किया, कल हम बोहर एटॉमिक को डिस्कस करेंगे। मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।